हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम उड़ान पब्लिक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th के सोशल साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1, द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इस चैप्टर का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार इंडिया में जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने एंट्री ली थी। पोर्तुगीज़ के बाद में डच, इंग्लिश, फ्रेंच, इन सभी की एंट्री भारत में कैसे हुई। उसके बाद में ब्रिटिश पावर कैसे एस्टेब्लिश हुआ। ब्रिटिश पावर के एस्टेब्लिशमेंट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए, ग्रेनेटिक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रेनेटिक वार कैसे हुए, इस सब के बारे में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। अब आज हम पढ़ेंगे इसके आगे की जो स्टोरी है उसमें हम आज पढ़ेंगे। इसके आगे आज हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अलीनगर की जो ट्रीटी थी, संधि थी, उसके बारे में, बैटल ऑफ बक्सर, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। Alivardi Khan became the Nawab of Bengal in 1740. He died in 1756 and Siraj ad-Daulah became the Nawab of Bengal. Shaukat Jung and Mir Jafar also wanted to become a Nawab. British were trading in Bengal without paying taxes. The British did not give due respect and gifts to Nawab, and enraged by the provoking activities of British, Nawab captured Kasim Bazar factory and Governor Drake left Calcutta with traders. थर्ड ग्रेनेटिक वॉर के बाद जो तीसरा ग्रेनेटिक वॉर हुआ था उसके बाद में जो अलीवर्दी खान था उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, 1740 में अलीवर्दी खान को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बट और बंगाल का नवाब 1756 में मतलब 1756 में अलीवर्दी खान के मरने के बाद सिराज उद दुलाह को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जब सिराज को बंगाल का नवाब बनाया उस टाइम पे जो शौकत जंग था और जो मीर जाफ़र थे वे दोनों क्या करना चाहते थे, वे बंगाल का नवाब बनना चाहते थे। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी ये किस टाइम पे हो रही थी, ये ब्रिटिश शासन के टाइम पे हो रही थी। जिस टाइम पे ब्रिटिश अपना जो ट्रेडिंग है, अपना जो व्यापार है वह भारत में लगातार बढ़ाए जा रहे थे। उनकी ब्रिटिश की जो दादागिरी थी भारत में वह भी बढ़ने लगी थी। वह बिना टैक्स दिए व्यापार करते थे। ना ही भारत के जो नवाब थे, भारत में जो दूसरे नवाब थे उनको ना ही वे रेस्पेक्ट देते थे, ना ही टैक्स पे करते थे। बस वे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इंडिया में अपने ट्रेडिंग को या अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। तो ब्रिटिश की इन सारी एक्टिविटी से तंग आकर नवाब ने क्या किया, नवाब ने जो कासिम बाज़ार फैक्ट्री थी उस पर अपना अधिकार कर लिया। और इस कारण से जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश गवर्नर ड्रेक जो था उसे कोलकाता को छोड़कर जाना पड़ा। वह कलकत्ता को छोड़कर 22 जून 1756 में क्या किया उन्होंने, कलकत्ता को छोड़कर वे वहाँ से चले गए। देन उसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ अलीनगर, मतलब अलीनगर की संधि। After the fall of Kolkata, Robert Clive led an army to Bengal. Clive, in a small war in 1757, reconquered Kolkata, and the Nawab was defeated in the war, and the British compelled the Nawab to concede to their demand. कलकत्ता से हार कर जाने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने वे अपनी एक आर्मी के साथ कहाँ गए, वे अपनी आर्मी को लेकर बंगाल गए। बंगाल में जाने के बाद वहाँ पर एक वॉर हुआ और उस वॉर में, उस युद्ध में क्या हुआ, नवाब वॉज डिफीटेड, मतलब जो नवाब था उसकी क्या हो गई, हार हो गई। और उसकी हार होने के बाद कलकत्ता पर अगेन ब्रिटिश का जो है वह राज हो गया। ब्रिटिश अगेन वापस से कलकत्ता पर अपना शासन करने लगे। और उसके बाद में जो ब्रिटिश थे वे नवाब से अपनी जो डिमांड्स थी वह धीरे धीरे कंप्लीट करवाने लगे। बैटल ऑफ प्लेसी।
ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल बंगाल, ब्रिटिश जो थे वह बंगाल पर अपना पूरा अधिकार जमाना चाहते थे, उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। अ बैटल बिटवीन नवाब एंड द ब्रिटिश फोर्स वॉज फॉट एट प्लेसी एंड द नवाब वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। अब प्लासी में भी नवाब और ब्रिटिश के बीच में एक युद्ध हुआ और उसमें भी नवाब की हार हुई और नवाब इस युद्ध में क्या हुआ, मारा गया। इट वॉज अ वॉर ऑफ इमेंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यह जो युद्ध था वह बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस रखता था। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बंगाल केम अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। और इस युद्ध में नवाब की हार के बाद जो भी पॉलिटिकल कंट्रोल था वह पूरा बंगाल का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वह पूरी तरह से ब्रिटिश के हाथ में आ चुका था। ब्रिटिश अलाउड टू ट्रेड टैक्स फ्री इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसके बाद में ब्रिटिश को टैक्स फ्री मतलब बिना टैक्स दिए व्यापार करने के लिए अलाउ कर दिया गया। वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना टैक्स दिए अपना व्यापार करने लगे। द बैटल ऑफ प्लासी प्रूव्ड डिसिसिव एज कंट्रोल ऑफ बंगाल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। और प्लासी की जो बैटल हुई थी, प्लासी में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो बंगाल था उस पर पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य हो चुका था। देन नेक्स्ट वॉर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। द नवाब मीर जाफर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब मीर जाफ़र को हटाकर उसका जो सन इन लॉ था मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया था। द थ्री अलीज मीर कासिम, सूरज उद्दौला एंड शाह आलम क्लेश्ड विद कंपनीज आर्मी एट बक्सर ऑन 23 अक्टूबर 1764 एंड दे वर डिफीटेड। अब जो तीन अली थे, मीर कासिम, सूरज उद्दौला और शाह आलम, तीनों ने ब्रिटिश आर्मी के साथ युद्ध किया। कंपनी की जो आर्मी थी उसके साथ युद्ध किया और यह युद्ध कहाँ हुआ था, बक्सर में हुआ था, जो कि 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और इस युद्ध में भी सभी नवाब की, सभी जो अली थे उनकी क्या हुई, हार हुई। सिराज उद्दौला एंड शाह आलम इन 1764 साइंड ट्रीटीज विथ क्लाइव। इसके बाद में सूरज उद्दौला और शाह आलम ने 1765 में क्लाइव के साथ में एक संधि को साइन किया, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। द इंग्लिश साइंड अ ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध एट इलाहाबाद इन अगस्त 1764 अंडर द ट्रीटी। अब इंग्लिश मैन जो थे, जो ब्रिटिशियंस थे, उन्होंने नवाब के साथ अवध में, इलाहाबाद में अवध की एक संधि को साइन किया। और उस ट्रीटी के अंदर, उस संधि के अंदर क्या क्या था कि द इंग्लिश वर टू गेट रेट ₹50 लाख एज कंपेंसेशन फॉर वॉर एंड अवध वॉज टू बी रिटर्न टू द नवाब। उस संधि में सबसे पहले जो बात बोली गई थी वह थी कि इंग्लिश को, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, उनको 50 लाख रुपए कंपेंसेशन, मतलब जो युद्ध हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए, उसका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए ब्रिटिश को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अवध जो है वह अगेन पुनः किसके हाथ में दे दिया था, नवाब को दे दिया जाएगा। सेकंड था कि नवाब ऑफ अवध कंसीडर्ड इलाहाबाद, कारा एंड एडजॉइनिंग एरिया टू मुगल एम्पायर शाह आलम। अवध के जो नवाब थे वह क्या करेंगे, अवध के नवाब ब्रिटिश को इलाहाबाद, कारा और उसके आसपास के जो एरिया थे उसे मुगल एम्पायर शाह आलम के नाम कर देंगे। द ब्रिटिश वर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर चुनर फोर्ट। द ब्रिटिश वर टू हैव द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन टेरिटरी ऑफ अवध। इस ट्रीटी के बाद में जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश का पूरी तरह से चुनर फोर्ट, मतलब चुनर जो किला था उसके ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया था। और ब्रिटिश वर टू हैव द राइट्स, ब्रिटिश को पूरा राइट था, पूरा अधिकार था कि वह टैक्स फ्री ट्रेड, मतलब बिना टैक्स दिए अपना व्यापार करें। ट्रीटी विद मुगल एम्पायर शाह आलम। अब शाह आलम के साथ में जो संधि साइन की गई थी वह क्या थी कि कारा, इलाहाबाद एंड एडजॉइनिंग एरियाज वर टेकन फ्रॉम नवाब ऑफ अवध एंड हैंडेड ओवर टू मुगल एम्पायर।
कारा, इलाहाबाद और उसके आसपास के जो एरिया थे, जो अवध के नवाब के पास थे, वह मुग़ल एम्पायर को हैंड ओवर कर दिए गए थे, उनके हाथों में दे दिए गए थे। द कंपनी एग्री टू पे ₹26 लाख एवरी ईयर टू द मुग़ल एम्पायर, और कंपनी की तरफ से मुग़ल एम्पायर को, मुग़ल के जो बादशाह थे, उन्हें हर साल कितने रुपए दिए जाने थे? 26 लाख एवरी ईयर। From Shah Alam, the Mughal Emperor, the company secured the Diwani rights to collect revenue of Bengal, Bihar and Orissa. कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने मुग़ल बादशाह शाह आलम से जितने भी दीवानी राइट्स थे, जितने भी दीवानी अधिकार थे, जिसके अंदर क्या था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो कर वसूलने वाले दीवानी राइट्स थे, वह पूरी तरह से कंपनी ने अपने हाथों में ले लिए। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे कंपनी धीरे धीरे इंडिया में बढ़ने लगी। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट देयर सॉवरेनिटी over Bengal, the British turned their attention towards the south. There were three major powers in the south: the Marathas, the Nizam of Hyderabad, and Hyder Ali in Mysore. It becomes imperative for the British to keep these powers divided and win the Nizam to their side. बंगाल पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमाने के बाद ब्रिटिश का जो अटेंशन है, ब्रिटिश का जो पूरा ध्यान है, वह साउथ की तरफ टर्न हुआ। अब साउथ में ब्रिटिश के सामने 3 पावर्स थे। कौन कौन से थे? मराठा, निज़ाम, हैदराबाद में जो निज़ाम है वो, और मैसूर के हैदर अली, मैसूर में हैदर अली। ये तीनों पावर्स जो थे, जो कि ब्रिटिश के सामने थे। अब इन तीनों को डिवाइड करना और अपने साइड लेना या इन पर अधिकार जमाना ब्रिटिश के लिए यह एक बड़ी चुनौती जैसी थी। Then next war is the Anglo-Mysore War. The ruler of Mysore, Wadir, had become weak. Hyder Ali was the commander-in-chief of the Mysore army. He was a brilliant general and shrewd diplomat. मैसूर का जो राजा था वह बहुत वीक था, और मैसूर का जो कमांडर इन चीफ था, मतलब जो सेनापति था मैसूर की आर्मी का, जिसका नाम हैदर अली था, वह बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही शातिर था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश हैदर अली का जो पावर था उससे क्या थे, बहुत चिंतित थे। तो ब्रिटिश और मैसूर और ब्रिटिश के बीच में 4 वॉर हुए, 4 युद्ध हुए कंप्लीट। जो फर्स्ट युद्ध था वह वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग और हैदर अली के बीच में जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट वाला युद्ध, उसमें हैदर अली की जीत हुई। और हैदर अली की जीत के बाद यहाँ पर दोनों के बीच में एक संधि, एक ट्रीटी साइन की गई, एक संधि हुई। और इस संधि के अनुसार क्या हुआ, इस संधि के अनुसार दोनों तरफ से जो आर्मी थी, जो भी बंदी बनाए गए सैनिक थे, वह दोनों तरफ से छोड़ दिए गए। दोनों तरफ से जिस हिस्से पर भी उन्होंने अधिकार किए थे, उन हिस्सों को अगेन फ्री कर दिया गया। और यह कहा गया कि दोनों पार्टी जो है वह एक दूसरे की मदद करेगी। जब भी किसी तीसरी पार्टी के थ्रू अगर अटैक किया जाता है तो दोनों एक दूसरे की हमेशा क्या करेंगे, मदद करेंगे। बट जो ब्रिटिश थे वह अपनी बात पर कायम नहीं रह सके, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैसूर और इंग्लैंड वालों के, ब्रिटिश के बीच में सेकंड युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ। और दूसरा युद्ध जो था वह फ्रेंच कंपनी, जिसमें दूसरे युद्ध में फ्रेंच कंपनी जो थी, उस फ्रेंच कंपनी ने हैदर अली का साथ दिया। और हैदर अली की डेथ के बाद उसका जो सन था, उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसने युद्ध को अपने हाथों में लिया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में इस युद्ध में भी एक संधि साइन की गई। टीपू जो था वह ब्रिटिश को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ब्रिटिश लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए उसने अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में क्या किया, बिल्कुल युद्ध के लिए रेडी किया। हैविंग नॉन द इंटेंशन ऑफ टीपू सुल्तान, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब टीपू सुल्तान के इंटेंशंस को जानने के बाद, उसके जो विचार थे उसको जानने के बाद, उसके इरादों को पहचानने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, थर्ड युद्ध एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जो जाना जाता है, वह थर्ड युद्ध स्टार्ट किया।
द निज़ाम एंड द मराठाज वर ऑन द साइड ऑफ द इंग्लिश, सो टीपू हैड टू फाइट इट अलोन। अब थर्ड युद्ध में जो निज़ाम थे और जो मराठा थे वह किसके साइड थे, वह ब्रिटिश के साइड थे, इंग्लिश के साइड थे, इसलिए यह युद्ध टीपू को अकेले ही लड़ना पड़ा। ही वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, और इस युद्ध में उसकी क्या हो गई, हार हो गई। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी टीपू हैड टू गिव अवे द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी, और इसमें इस युद्ध के बाद इस युद्ध को हारने के बाद जो संधि साइन की गई, उस संधि के अनुसार टीपू को क्या करना था, उसके हिस्से में के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया था वह उसे ब्रिटिश के नाम करना था। टीपू अगेन ट्राइड टू एस्टेब्लिश हिज पावर। ही सेंट हिज इनवॉइस टू अरेबिया, काबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, फ्रांस एंड Mauritius to appeal for help. At the time, the Governor General of the English Company was Lord Wellesley. In accordance to his policy or expansion, he declared the Fourth Anglo-Mysore War. Tipu was besieged in his capital, where he met a martyr's death, and the British captured Mysore. अब टीपू ने अपनी जो सुपरमेसी थी, अपना पावर अगेन एस्टेब्लिश करने के लिए, अगेन फिर से अपना आधिपत्य जमाने के लिए फिर से युद्ध की योजना बनाई। और अब जो युद्ध होने वाला था उसमें उसने अलग अलग देशों से मदद मांगी, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, जो फोर्थ वॉर हुआ, जो चौथा युद्ध हुआ, इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई और ब्रिटिश का पूरी तरह से मैसूर पर अधिकार हो गया। जो नेक्स्ट वॉर था द एंग्लो मराठास वार, अगला जो युद्ध था वह किसके बीच में था, मराठा और ब्रिटिश के बीच हुआ। मुंबई वॉज द वेस्टर्न इंडियन सेंटर ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड। ब्रिटिश व्यापार का जो वेस्टर्न इंडियन सेंटर था वह मुंबई में था, बट मुंबई और उसके आसपास के इलाकों पर क्या था, मराठा का राज्य था। मराठाओं के राज्य होने के कारण जो ब्रिटिश था वह अपना पावर वहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था, और मैसूर के बाद सिर्फ मराठा ही ऐसे बचे थे जो कि ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते थे। ब्रिटिश जो थे वह मराठा के इंटरनल अफेयर्स जो थे उसमें इंटरफियर करने लगे, और उसके बाद जो पानीपत का युद्ध हुआ, तीसरा पानीपत का युद्ध जो 1761 में हुआ, 1761 में हुआ, उसमें मराठाओं की पूरी तरह से क्या हुई, हार हुई। अब्दाली के थ्रू मराठाओं को इस युद्ध में पूरी तरह हरा दिया गया। अब इस युद्ध में माधव राव जो कि बहुत महान मराठा था, माधव राव, उसकी मौत के बाद रघुनाथ राव ने सिंहासन के लिए क्लेम कर दिया। मतलब अब मराठा का जो सिंहासन था वह रघुनाथ राव को चाहिए था। अब इसमें रघुनाथ राव और का जो युद्ध है वह ब्रिटिश के साथ हुआ, जिसमें अलग अलग मराठा जो थे, जैसे नाना, फडणवीस एंड दूसरे मराठा सरदार जैसे भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, इन सभी ने रघुनाथ राव का साथ नहीं दिया, एंड रघुनाथ राव एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश एंड गो देयर सपोर्ट। अब उसके बाद में रघुनाथ राव ने ब्रिटिश लोगों के साथ एक संधि साइन करी और उनके सपोर्ट में गया। इस तरह से जो ब्रिटिश थे उसे मराठा के जो इंटरनल अफेयर्स थे उसमें इंटरफियर करने का एक मौका मिल गया। In 1775 the first Anglo-Maratha war was found. अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब लड़ा गया, 1775 मतलब 1775 में हुआ। दिस वॉर रिमेन्ड indecisive as all the Maratha powers fought untidily and for nearly 20 years peace was maintained. अब यह युद्ध जो हुआ था, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था, इसमें सभी मराठा जो थे उन्होंने यूनाइटेडली मतलब मिलजुल कर युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में जो मराठा थे उनकी जीत हुई, और इसके बाद में एक लंबी शांति मतलब लगभग 20 ईयर्स पीस, 20 सालों की शांति जो है वह मेंटेन हो गई। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद सेकेंड लॉर्ड वेलेस्ली वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर। फर्स्ट
एंग्लो मराठा वार के बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ। सेकंड एंग्लो मराठा वार के टाइम पर जो मराठा के जो रूलर थे, जो राजा थे, बाजीराव पेशवा द्वितीय, बाजीराव पेशवा टू, उन्होंने ब्रिटिश के साथ में क्या किया था, ऑलरेडी एक संधि साइन कर रखी थी और वह ब्रिटिश के सपोर्ट में थे, ब्रिटिश के सपोर्ट में थे उन्होंने। और उसके बाद में जो पावरफुल मराठा थे, जो भोसले और चीफ मराठा भोसले एंड द सिंधिया, जो सिंधिया थे और जो भोसले थे, वे ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे, वे ब्रिटिश के अंडर में होकर ब्रिटिश के दबाव में काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने ब्रिटिश से युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध में उनकी हार हुई और अंत में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के साथ में संधि साइन कर दी। भोसले और सिंधिया के बाद में जो होलकर थे, वे भी अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, ब्रिटिश के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध में भरतपुर के राजा और राजस्थान के जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, होलकर की मदद की। और इसमें भी ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश वह होलकर्स को हराने में नाकामयाब हुए और अंत में जाकर उन्हें भी क्या करनी पड़ी, एक संधि को साइन करना पड़ा। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद द थर्ड एंग्लो एंड लास्ट मराठा वॉर, आखिरी और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जो है वह लड़ा गया। अब थर्ड मराठा वॉर में क्या, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ कि जो पेशवा थे बाजीराव पेशवा द्वितीय, उन्होंने ऑलरेडी, जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश के साथ में ऑलरेडी उन्होंने संधि साइन की हुई थी, बट उसके बाद भी जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश का दबाव पेशवा पर लगातार बढ़ता गया और इसके कारण जो पेशवा थे उन्होंने वह एंगर्ड हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ब्रिटिश की जो बात थी वह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और ब्रिटिश की बातें जब पेशवा ने मानने से इनकार करी तो ब्रिटिश ने पेशवा के साथ युद्ध करने का अनाउंसमेंट कर दिया। अब इस टाइम पे पेशवा जब ब्रिटिश से युद्ध कर रहे थे, उसी टाइम पे भोसले और होलकर और दूसरे जो मराठास थे उन्होंने भी ब्रिटिश के साथ में युद्ध किया। और इन युद्ध में ब्रिटिश ने पेशवा, होलकर, भोसले सभी मराठा को अलग अलग युद्ध में अलग अलग तरह से हरा दिया। जो पेशवा की जो ज़मीन थी, जो टेरिटरी थी, उसमें से कुछ हिस्सा शिवाजी को दिया गया, जो सतारा का जो राज्य था वह शिवाजी को दे दिया गया। और बाकी जो मराठा थे जैसे भोसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, इन सभी की हार के बाद में जो ब्रिटिश थे, मराठास को हराने के बाद ब्रिटिश का जो पावर था वह इंडिया में और ज़्यादा पावरफुल हो गए। लॉर्ड वेलेस्ली वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर, इसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वह इंडिया में गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए, जनरल ऑफ द इंडिया इन 1798 एंड ही स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। गवर्नर के बनने के बाद में उन्होंने ब्रिटिश पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। बाय हिज सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ब्रॉट सेवरल स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। The following were the salient features of the subsidiary alliance. गवर्नर ने इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्से थे वह कंपनी के कंट्रोल में कर लिए। अंडर द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम द रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट वॉज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ अ ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज territory. The ruler had to pay a fixed amount for maintenance of force or to provide a territory of the state of the company. इनकी सब्सिडरी अलायंस के अंडर में क्या रूल्स थे कि जो राजा थे उन्हें कंपनी को पे करना पड़ता था, मेंटेनेंस के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट था जो उन्हें पे करना पड़ता था। उसके बाद उसके अलावा जो वहाँ के लोग थे उनको कर जो है, कर के लिए जो पैसा देना पड़ता था। इस तरह से ब्रिटिश की जो दादागिरी थी वह इंडियंस पर धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर लॉर्ड वेलेस्ले के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, ये सभी आए और इन्होंने भी अपनी कंपनी का जो है धीरे धीरे एक्सपेंशन स्टार्ट किया और धीरे धीरे पूरी तरह से इंडिया पर ब्रिटिश का जो राज्य था वह, ब्रिटिश का जो साम्राज्य था वह स्थापित हो गया। कॉजेज़ ऑफ ब्रिटिश सक्सेस, और इस सभी में ब्रिटिश की जो सक्सेस के जो मेन रीज़न थे वे ये थे कि द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थी वह बहुत ज़्यादा वीक थी।
इंटरनल राइवलरीज एंड पॉलिटिकल एपैथी ऑफ द इंडियन किंग्स एंड नवाब। इंडिया के जो किंग्स थे, जो नवाब थे, जो राजा महाराजा थे, वे आपस में ही लड़ने में इतना व्यस्त थे कि वे जो ब्रिटिश के इंटेंशंस थे उनको पहचान ही नहीं पाए। लाइट एंड स्मॉल आर्म्स एंड ट्रेंड फोर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश की जो फोर्स थी, ब्रिटिश की जो आर्मी थी, वह बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड थी, हर तरह से वे सक्षम थे। द पॉलिटिकल एनार्की, डिसइंटीग्रेशन एंड वीक सेंटर्स इन इंडिया। द कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश वॉज नॉट देयर एबिलिटी ओनली बट इट वॉज ड्यू टू पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स। जो ब्रिटिश का जो साम्राज्य स्थापित हुआ था, ब्रिटिश की जो सक्सेस हुई थी, उसमें ब्रिटिश की जो एबिलिटी है वह महत्वपूर्ण नहीं थी। ब्रिटिश की जो एबिलिटी थी वह सक्सेस का मेन रीज़न नहीं थी, जबकि उनकी सक्सेस का मेन रीज़न था पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स। इंडिया के जो राजा महाराजा थे उनकी जो पॉलिटिकल वीकनेस थी वह मेन रीज़न थी, जिसके कारण ब्रिटिश सक्सेसफुली इंडिया में एस्टेब्लिश हो गए। थैंक यू।